इस शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को आवाज भारतवर्ष या शो के होस्ट की राय ना माना जाए। आवाज भारतवर्ष का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस हिमाचल प्रदेश विशेषांक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम नई भाजपा के नाम, नए संकल्प के नाम और नए भारतवर्ष के नाम, जो आने वाले समय में मोदी जी का सपना पूरा करेगा और 2047 तक विकसित भारतवर्ष बनाने के मोदी जी के सपने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा, अपनी सार्थक भूमिका निभाएगा और साकार करेगा मोदी जी के उस सपने को, जहां मोदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष न केवल विकसित भारतवर्ष बनेगा बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी विजय पताका फहराते हुए विश्व गुरु का तमगा एक बार फिर से हासिल करे। ये शब्दों की महिमा कुछ यूं ही नहीं गढ़ी गई है, क्योंकि उस शब्दों की महिमा में जो हमारे सूत्रों ने हमें विस्फोटक जानकारियां दी हैं, राजनीति के स्वरूप को हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से बदल दिया जाएगा और जिसकी शुरुआत मोदी जी ने गुजरात से की थी, यानी कि गुजरात का वही मॉडल जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया जाएगा। और अगर वो मॉडल लागू हुआ तो यकीन मानिए हिमाचल भाजपा के अंदर भूचाल आएगा। और हमारे सूत्र साफ तौर पर बता रहे हैं कि सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश को लेकर के, हिमाचल भाजपा को लेकर के शाह का मास्टर प्लान और बीजेपी जिसे देख के होगी हैरान और हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगा सियासी तूफान। दरअसल हिमाचल प्रदेश भाजपा ने भी अभी हाल ही में एक सर्वे कराया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के शूरवीर ऐसा ऐसा तमगा ले लेंगे या ऐसी विजय पताका फहराएंगे कि 8 और 60 की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उस वक्त निराशा ही हाथ लगी जब उनको दिखा कि इतना फेलियर होने के बावजूद भी सुक्खू सरकार दिन प्रतिदिन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक तरफ सुक्खू ऐसी रणनीति चल रहे हैं, ऐसी चालें चल रहे हैं जहां भाजपा को नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो रहा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी या नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सुक्खू को आड़े हाथों लेने की बात करते हैं, उसी दिन सुक्खू कोई ना कोई भ्रष्टाचार का पिछली सरकार का जिक्र करके जयराम ठाकुर को बैकफुट पे ले आते हैं। तो ऐसे में कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सोचना बहुत आवश्यक हो गया है कि अगर इसी तरीके से चलते रहे और कहीं ना कहीं सुक्खू ने जिस तरीके से अब जिला मंडी में दुग्ध परियोजना के लिए दाम बढ़ा दिए हैं और अपनी गारंटियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया है, और ये हालात तो तब हैं जब सुक्खू सरकार के हाथ में पैसा ही नहीं है। जिस दिन अगर सुक्खू सरकार के हाथ में पैसा आया तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात होंगे। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया तो हमारे सूत्र साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 30 से 32 सीटों को ही जीतते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई। अन्य सीटों पर इतना कांटे का मुकाबला है कि कहीं भी गेम पलट सकती है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता हो गए और उन्होंने फिर उसके बाद अमित शाह को विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की क्या सर्जरी कराई जाए, जिसके बाद ये
सुनिश्चित हो सके कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड लहर के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार बना सके। तो ऐसे में शाह फॉर्मूला फिर से लागू हुआ और फॉर्मूला हमारे सूत्र साफ तौर पर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में आगे लाने का संकल्प लिया है पिछले ही साल लाल किले के प्रांगण से, उस संकल्प को साकार करते हुए आगे बढ़ने की चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास। और उसी सपने को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी ऐतिहासिक बदलाव लाने का संकल्प लेके आगे बढ़ेगी। और आप यकीन मानिए बड़े बड़े स्वयंभू नेताओं का सफाया हो जाएगा। हमारे सूत्र साफ तौर पर बता रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी तैयार की जा रही है। यह वही पॉलिसी है जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले एमसीडी दिल्ली में अप्लाई की थी, जहां पर एकदम से सारे के सारे उम्मीदवारों को ही बदल दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तो इसी तरीके का कुछ फॉर्मूला उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में तय किया, जहां सबसे पहले उन्होंने संगठन में 50 साल और 55 साल की मैक्सिमम, क्योंकि अभी आप गुजरात विधानसभा की बात करें या गुजरात भाजपा के संगठन की बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महज 54 साल के हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं वो 50 साल से सारे के सारे नीचे हैं। यानी कि कुछ इसी रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और अगर यकीन मानिए ये सारी तमाम खबरें उसी हिसाब से सच बैठती हैं तो ये बहुत बड़ा झटका उन स्वयंभू नेताओं के लिए होने वाला है जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का क्षत्रप समझ लगे हैं और जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बिना हिमाचल प्रदेश में नहीं बढ़ सकती। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अब उस मास्टर प्लान को तैयार कर लिया है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से अगर लोहा लेना है तो साफ तौर पर उसको उसी प्लान पे आगे बढ़ना होगा। क्योंकि सुक्खू इतनी चुनौतियां होने के बावजूद भी जिस तरीके से राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की नींद उड़ा रखी है। आप यकीन मानिए जिस सरकार के पास पैसा तक ना हो, जो सरकार सैलरी और वेतन और पेंशन नहीं दे पा रही हो, जो सरकार हर जगह पैसे की कमी की वजह से फेल हो रही हो, उस सरकार में इतना कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को घेरने में हर जगह सफल साबित हो रही है। जहां इस वक्त कांग्रेस के अंदर रोष चरम पर होना चाहिए था और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सर्वे में वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और सूत्र साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि मोदी शाह ने अब यह तय कर लिया है कि अब आएगा तूफान और अब युवाओं को बागडोर सौंपनी होगी। और जिन जिन मंत्रियों के पिछली सरकार जयराम ठाकुर की सरकार में जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के दाग लगे थे उनके तो टिकट कटेंगे ही कटेंगे। साथ ही जो लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा क्षत्रप समझने लगे हैं, जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हमारी बदौलत ही हिमाचल प्रदेश में चल रही है, उनको भी असली सबक देने का वक्त आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी ये इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल सर्जरी की जरूरत हिमाचल प्रदेश में ज्यादा हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी यह सब कर रही है क्योंकि यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। आपको याद होगा उन्होंने लाल किले पे सामने खड़े होकर क्या कहा था और उसी संदेश को एक बार आवाज भारतवर्ष आपको फिर से आज सुना रहा है। और उसके बाद मेहमानों के पास चल करके अपनी जो डिबेट है उसको शुरू करेंगे और उसमें यकीन मानिए ऐसी ऐसी ब्रेकिंग हम आपको देंगे कि आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो सबसे पहले मोदी जी का वो संदेश आपको फिर से सुना लेते हैं जहां पर मोदी जी ने कहा था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को आगे लेकर के आएंगे हम जिनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं होगा, जिनका कोई परिवार में राजनीति में था ही नहीं। उस संदेश को एक बार सुनिए फिर अपनी चर्चा की शुरुआत करते कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो।
जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना। देखा तो यहां प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत चिंता होती है, ये परिवारवाद और ये जातिवाद भारतवर्ष को बहुत नुकसान कर रहा है। और ऐसे में 1 लाख युवाओं को आगे लाना है जिनके परिवार का ना माता पिता, ना भाई बहन, ना चाचा मामा ताया, कोई रिश्तेदार राजनीति में नहीं। और ये जनप्रतिनिधि न केवल पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जितनी भी हमारी लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाएं हैं उन्हीं तक सीमित नहीं होगा, बल्कि विधायक और सांसद तक बनेंगे ये लोग। और यही मोदी का सपना है। और ये जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय, हर चीज से ऊपर उठ के इन युवाओं का चयन होगा। और इन युवाओं को भारतीय जनता पार्टी एक मौका देने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले को हिमाचल प्रदेश में भी अपनाने जा रही है। हमारे सूत्र साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस फॉर्मूले पे इतनी शीघ्रता से आगे काम बढ़ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में फिर से बार बार कह रहा हूं, जो ये सोच के बैठे हैं कि हमारी टिकट तो पक्की है, हमें कौन हटाएगा, भाई साहब हटाने की तैयारी हो चुकी है। और सबकी फाइलें ऊपर तैयार है, किसकी क्या कारगुजारियां हैं, क्योंकि ये फाइलें उस हिसाब से भी तैयार है, उन मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया है जहां पर शांता कुमार जी ने कहा था पिछली बार कि अगर जयराम ठाकुर की सरकार नहीं आई तो उसके पीछे उस सरकार के ऊपर बार बार जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे वो कारण था, ना कि जयराम ठाकुर की या कांग्रेस की दूसरी गारंटियों की वजह से ये सरकार नहीं आई। और शांता कुमार जी ने तो इतने तक कह दिया था कि हद तो तब हो गई जब लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर, जयराम ठाकुर की सरकार के ऊपर लग रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करना तो दूर की बात, जयराम ठाकुर ने शांता कुमार जैसे वरिष्ठ की बात तक को सुनना भी गवारा नहीं समझा था। तो अब उसी के बाद केंद्रीय हाईकमान बहुत एक ऐसे मूड में आ गई है कि अब हिमाचल प्रदेश में अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले अपनी उस छवि को सुधारना होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और उन आरोपों से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा जरिया भारतीय जनता पार्टी को टोटल ओवरऑल सर्जरी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की करनी होगी। तो अब आप समझे होंगे आवाज भारतवर्ष ने ये क्या कहा, और ये सियासी भूचाल आना तय है। अब एक एक करके हम तमाम ब्रेकिंग आपको देते जाएंगे और मेहमानों के साथ उसके ऊपर चर्चा भी करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो मेहमान, 2 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर के आते हैं। आपके साथ 2 मेहमान आपको दिख रहे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद हमारे पास हिमाचल प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार राजीव भनोट जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ मेरे रोज के मित्र, आवाज भारतवर्ष परिवार के अभिन्न अंग, वरिष्ठ पत्रकार भानु वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। तो रोज की शुरुआत उसी तरीके से करेंगे, उस क्रम को उसी तरीके से जारी रखेंगे। और आज सबसे पहली प्रतिक्रिया फिर से भानु भाई से ही शुरू करेंगे। भानु भाई, जिस तरीके से ये प्लान पूरे का पूरा सामने आया है, यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के शूरवीरों की नींद उड़ना तय है। पूरी बातें तो एक एक करके करते जाएंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि हिमाचल भाजपा में सियासी तूफान आना तय है और शाह का मास्टर प्लान भी लगभग तैयार हो चुका है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं?
जी मुकेश जी, सबसे पहले तो आवाज भारतवर्ष के सभी जो व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक हैं रोज के, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका सभी का स्वागत है और सबको प्रणाम है। जी अ, भानु भाई, आपका सिग्नल फ्रीज हो रहा है शायद। आप मुझे सुन पा रहे हैं? भानु भाई, आप सुन पा और जो रहे हैं? दिल्ली में बैठी ये चाणक्य है, ये चाणक्य तो फिर आपको पता है कौन, मुझे बोल भानु रहे भाई, हैं आप? आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ, आपका सिग्नल फ्रीज हो गया था, कृपया दोबारा से दोहरा दीजिएगा बातों। मैंने कहा कि बिल्कुल जो दिल्ली में बैठे चाणक्य हैं, वो पूरी राजनीतिक जो है, उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और पूरा हिमाचल पे उनकी नजरें तो बिल्कुल थी। और कहीं ना कहीं सामने आ भी रहा था कि जो है बहुत बड़े बड़े चेहरों के जो है वो टिकट जो है काट दिए जाएंगे। जी इस बारी वो नहीं होगा कि जो हमेशा होता रहा कि भी वही जो लड़ाई चलती रही कि उसी को टिकट मिलेगा, वही लोग दावेदार होंगे। और जो मोदी जी ने जो कहा था और जो जेनजी की बात उठी है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जी जो भाजपा ने उठाई थी, जेनजी की बात उठाई थी, तो जेनजी की बात उठाने का उनका मकसद भी ये था कि अब युवा चेहरों को जो है वो सामने लाया जाए। जी देखिए, उसी श्रेणी में जो वहां पर भाजपा का ये जेनजी वाली बात है, उसी श्रेणी में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी काम कर रही है। जी और उसका उदाहरण पिछले कल ही देखने के लिए आया कि जहां बिल्कुल एक यूथ, बिल्कुल युवा नेता को जो है राज्यसभा के लिए भेजा गया है। बिल्कुल और बिल्कुल। आज विक्रमादित्य सोलन आए हुए थे कार्यक्रम में। जी उन्होंने भी यही कहा कि जो बुजुर्ग है वो अब आराम करें और जब यंग लड़के हैं वो सामने आए। जी तो इसी कड़ी में कांग्रेस भी काम कर रही है जहां भाजपा काम कर रही है। तो बिल्कुल कांग्रेस में भी हमने पिछले कल ब्रेक थ्रू कर दिया था कि कम से कम 30 लोगों के टिकट हाँ, कट सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज उनकी बातों से बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि कांग्रेस में भी बहुत सारे लोगों के टिकट जो है वो कटेंगे, क्योंकि उन्होंने आज स्पष्ट कहा कि जो बुजुर्ग है, जबकि जी उनकी हैरानी हो रही थी कि जिस टाइम वो बयान दे रहे थे तो उनके बगल में धनीराम शांडिल जी खड़े थे, हाँ, बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बुजुर्ग नेता। जी उन्होंने कहा कि ये जो है वो हमको मार्गदर्शक बने और यंग जो है, यंग लड़के हैं और जो जमीन से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और लोगों से मिले, अपना संपर्क बनाए, उसके आधार पर देखा जाएगा और उसके आधार पर जो है लोगों को टिकट मिलेगा। जी और उसका उदाहरण आपने देख ही लिया है जो राज्यसभा सदस्य के उसके लिए हुआ है, बिल्कुल जो बिल्कुल नॉमिनेटेड नाम किया गया है अनुराग शर्मा बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल उसी बिल्कुल। कड़ी में जो है भाजपा तो पहले ही जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था उसी दिन से वो जैनजी की बात कर रहे थे और अनुराग ठाकुर ने तो बिल्कुल जैनजी को लेकर एक बिल्कुल अपना जो है स्टेटमेंट दिया था मीडिया में, दिल्ली के अंदर ही, वो भी बिल्कुल, उन्होंने तो एएनआई एक एजेंसी। कैंपेन लॉन्च की है बाकायदा, इसीलिए मोदी जी के इसी सपने को लेकर पूरी की पूरी कैंपेन उन्होंने धर्मशाला से लॉन्च कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल एक कंपेन किया था कि जैनजी की बात करके कि भी यंग लोग आए, युवा आए। और बिल्कुल वही वही जो तरीका है वही तरीका कांग्रेस भी अडॉप्ट करी है। तो इस बारी देखिए भाजपा और कांग्रेस दोनों में जी नए नए चेहरे देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को जो है मुझे लगता है कि आज नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत जब बढ़िया। आज बहुत सारी बड़ी बातें हुई है, कुछ बातें अब उन तक भी पहुंच गई, तो आज बहुत सारे बड़े बड़े नेता है जो कि बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठे थे, उनको समझ में आ गया कि अब इस बारी टिकट की दावेदारी जो पहले आसानी से मिल जाती थी, थोड़ा दबाव बनाते थे और वो टिकट ले लेते थे, इस बारी वो नहीं चलने वाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अमित शाह ने अपना बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, बिल्कुल कागज तैयार है, बस अब उसके ऊपर क्या एग्जीक्यूट करेंगे वो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी। चलिए भानु भाई, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े दिनों के बाद राजीव भाई जुड़े हुए हैं और दर्शक बार बार संदेश भी भेजते थे कि बनोट साहब से आपका झगड़ा हो गया क्या। बनोट साहब, पहले तो दर्शकों को बता दीजिएगा कि हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आपकी व्यस्तता इतनी ज्यादा चल रही थी कि आपको नहीं बुला पा रहे थे। लेकिन साथ ही पहली टिप्पणी, पहली प्रतिक्रिया भी आप दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है अपने हिसाब से। जी, आवाज भारत वर्ष के सभी दर्शकों को नमस्कार। कुछ व्यस्तताएं रही पिछले लंबे समय से, इस कारण से जुड़ नहीं पाए और आपका आग्रह भी रहा, उसके बावजूद कई बार कोई परिस्थितियां ऐसी बन नहीं पाई। जी और हम सदैव आपके साथ, परिवार के साथ जुड़े हैं और हमने भी बहुत मिस किया बड़े जी लंबे समय से, बिल्कुल और आज वो कमी दूर हुई है। आपका भी बिल्कुल। धन्यवाद। जी
मुकेश जी, जिस प्रकार से आपने कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बदलाव को करने जा रही है बिल्कुल और उस बदलाव में जैन जी को आप प्रमुखता से रखें जी और नौजवानों को प्रमुखता से रखें, जी और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ कहता है बिल्कुल 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 तो उस पर काम भी करता है। बिल्कुल और प्रधानमंत्री अगर लाल किले से ये बोलते हैं कि 1 लाख नया नौजवान जिसकी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो बिल्कुल वो राजनीति में आए, जी तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास भी करती है। बिल्कुल 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 जाहिर तौर पर इसका आपने चाहे वो एमसीडी देखा, चाहे वो आपने गुजरात देखा, चाहे वो आपने बिहार का चुनाव देखा, चाहे अब आप असम और पश्चिम बंगाल देखेंगे, जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत अपने संगठन से की है, बिल्कुल जहां बड़े बड़े नामों को पीछे करते हुए नितिन नवीन जैसे कर्मठ व्यक्ति को पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में, जो 5 बार विधायक बने, 6 बार, बिल्कुल उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जाहिर तौर पर बिल्कुल और अभी तक आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के जो चुनाव किए हैं जी 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 उनमें ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी जब परिवर्तन करते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन करते हुए समय लगता है, बिल्कुल 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 लेकिन आप अगर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज भाजपा का जो संगठन है वो 50 से 60 के बीच में नजर आएगा आपको। बिल्कुल 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 जाहिर तौर पर जी और इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जी तो भाजपा ने मंडल और बूथ से लेकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष तक और प्रदेश की कार्यकारिणियों को भी उसी एंगल से फिट किया है। बिल्कुल 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 इसका मतलब ये है कि भाजपा ने, अगर आप मानेंगे तो 60 से 70% बदलाव किया। जी जी बहुत ज्यादा नेताओं को पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। बिल्कुल हालांकि उनकी भूमिकाओं को वरिष्ठता के आधार पर एक और प्रकोष्ठ बना करके प्रयोग करना चाहिए। जी 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 यानी ये भी एक विषय है कि जी जब आप 60 से ऊपर वाले व्यक्ति को धीरे धीरे राजनीति से हटा करके मार्गदर्शन में डाल करके उसकी उपयोगिता को बैठकों में खत्म कर रहे हैं, संघर्ष में खत्म कर रहे हैं, जी तो उसके लिए फिर अलग से एक प्रकोष्ठ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भानु भाई सुनते रहिएगा, आऊंगा तमाम मुद्दों के आपके पास। जी जी राजीव भाई क्योंकि आप जारी रखिए। क्योंकि जब 60 वर्ष का व्यक्ति आपने आउट किया, जी 45 और 50 वाला इन किया, जी तो और जो 60 वाला आउट किया आपने, उसको आप 5 साल अपनी बैठकों में बुलाएंगे नहीं, जी तो वो अगले 5 साल के भी साधारण नागरिक के नाते आपका वोटर रहा। बिल्कुल 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 इसलिए वो जो 60 से 70, 72, 75 का वर्ग है, जी उसको आपको जोड़े रखने के लिए एक नए प्रकोष्ठ की जरूरत जरूर पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजीव भाई ऐसे ऐसे प्रकोष्ठ बना गया तो एक वरिष्ठ प्रकोष्ठ भी बनाओ ना। नहीं, मैं आपको मुकेश जी बता रहा हूं कि अगर आप एक तुलना करेंगे कि इस देश में कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन और आज भी कांग्रेस की जड़ें अगर हैं तो क्यों हैं? बिल्कुल 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 जी उसका कारण है कि बुजुर्ग जो थे जी वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बिल्कुल और जब बुजुर्ग कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कांग्रेस चलती रही। जी 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 ये पिछले 20 साल के पहले 20 साल पहले कांग्रेस में जो परिवर्तन आया, जी 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 कांग्रेस में जो हाईकमान की ओर से वही पुराने डर्रे, वही पुराने नेता, सुनना नहीं, एक तरह से अधिपत्य हो गया। और धीरे धीरे बीजेपी ने पिछले 30 साल में जो मेहनत की, बिल्कुल 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 बिल्कुल
और इस मेहनत में आप कहीं भी इस बात का हम जो है वो क्रेडिट देना ना भूलें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पीछे है जी विचारधारा में, बिल्कुल बिल्कुल रणनीति में, जी तो ये जो आप 1 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली वहां का भी तंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि जितना भी सिस्टम डेवलप किया गया है वो आरएसएस के साथ मिलकर समन्वय के साथ ही हुआ है। राजीव साफ तौर वहां पर बता रहे हैं हमारे सूत्र। वहां वहां पर वहां से एक जो पूरा सिस्टम है वो चल करके आ रहा है। और इसमें तो साफ तौर पर इसलिए बताया जा रहा है, राजीव माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं, बीएल संतोष जी ने अरुण कुमार जी के साथ घंटों रोजाना बैठ के महीनों तक काम किया है इसके ऊपर, उसके बाद ये 1 लाख युवा का फॉर्मूला तैयार हुआ है। मैंने तभी कहा, और इस फार्मूले को हिमाचल प्रदेश के अंदर जी पूरे देश में अगर किसी ने पकड़ा तो वो सांसद अनुराग ठाकुर ने पकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर जी उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग चेंज करके यूथ का एक कार्यक्रम अभियान रजिस्ट्रेशन करने का शुरू कर दिया। बिल्कुल 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 मेरा ये है कि आपने जो विषय रखा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बदलाव में जाएगी, बड़े बड़े लोगों के टिकट कटेंगे, जी तो मैं आपकी बात से एक बात ये कहूंगा कि जब आप पुराने ढर्रे को परिवर्तन करते हैं तो उसमें समय लगता है। बिल्कुल 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 कुछ आपके अभी परिवर्तित होंगे, कुछ अगली बार हो जाएंगे, फिर जब जी एक जी और चुनाव आएगा तो उस समय लगभग आपको लगेगा कि 80% परिवर्तन हो गया है। बहुत बड़ी बात बिल्कुल तो अगला चुनाव जो आएगा जी उसमें आपको एक समन्वय दिखेगा कि नया और पुराना। जी जी 27 के और चुनाव की आप बात कर रहे हैं। 27 में जी उसमें नया और पुराना उसका सामंजस्य दिखेगा, और बहुत अधिक आपको टिकट बदलाव में दिखेंगे। जी 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 और वही एक बड़ी महत्वपूर्ण जो आपने चर्चा की उस पर विषय पर चर्चा करने का बड़ा क्योंकि इसी के साथ जुड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक मान लिया गया था हिमाचल प्रदेश के नेताओं के द्वारा जी कि हम 60-8 की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल 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 कांग्रेस 5-4 रह जाएगी। जी 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 वो आप माने जो भाजपा ने एक प्रिलिमिनरी सर्वे किया है बिल्कुल उसमें उम्मीदों पर हिमाचल खरा नहीं उतर रहा नहीं है। उतरा है। मैं साफ तौर पर बता रहा हूं, कोई भी किसी को शक शुबा हो तो आवाज भारतवर्ष से संपर्क कर ले, क्योंकि ऐसी ऐसी स्टेटमेंट आई है राजीव भाई कि मेरे खुद पांव के नीचे से जमीन निकल गई। बोला कहां सो रहे हैं ये भाजपा के सत्ताधीश मैं जितने बैठे हैं। मैंने तभी आपको कहा कि ये एक जो सर्वे हुआ है जी इसमें इसमें बीजेपी को क्लियरली जो सीट आती दिख रही है वो 2428 के आसपास ही है। बिल्कुल नहीं, मैं फिर भी आगे बढ़ गया क्योंकि मैंने 30 नहीं, बोल दिया बिल्कुल। और ये बोला क्लियर खुला आ हाथ रही है, करके बात कर रहे हैं। जो क्लियर आ रही है जिसमें माना जा रहा है कि ये लोग ये सीटें हैं जो आ जाएंगी। बिल्कुल लेकिन आप ये देखें कि आर्थिक तंगी के बावजूद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज्यसभा के चुनाव में तोड़ फोड़ करके पूरी रणनीति बना करके, दिल्ली की नड्डा जी की रणनीति, अमित शाह सारे लोग लगे और कांग्रेस को एक तरह से पूरी तरह से बैकफुट पर ले गए, और 9 लोग चुनाव में द्वारा चले गए, हर्ष महाजन राज्यसभा में चले गए। आप देखें इस बार इंतजार में रहे जी जी लेकिन हरी झंडी नहीं मिली, नहीं मिली, ऊपर से बिल्कुल नहीं, मना कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आनंद शर्मा जिस प्रकार से हिमाचल में आए और उन्हें यही विश्वास था जो लोग बीजेपी में आए थे और जो लोग संसद में पहुंचे उनकी तरफ से कि अगर कहीं गड़बड़ हुई तो भाजपा आपको उम्मीदवार बना लेगी। जी 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 तो भाई क्योंकि सुनिए इस बात को। कांग्रेस के अंदर मान के ही चले कि एक विद्रोह, एक रोष, एक तरह का दबाव है। जी जी काम नहीं हो रहे, जहां सुनाई नहीं हो रही, जहां अधिकारियों को लेकर के है, मुख्यमंत्री को लेकर के है, जहां अनेक बातें हैं ही हैं। अगर आप अकेले अकेले में बात करेंगे तो लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप देखें इस आर्थिक तंगी और इस सब चीजों के बीच में कांग्रेस
ने, जिस प्रकार भानु जी ने कहा कि अपने जैन जी को प्रोजेक्ट कर दिया, क्योंकि आम कार्यकर्ता को पार्टी राज्यसभा में लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल हर बड़ा चेहरा रह गया, एक आम कार्यकर्ता आया। और हिमाचल में ये संदेश गया, ये किसी और ने नहीं किया बल्कि राहुल गांधी ने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर यही संदेश गया। और बिल्कुल इसलिए अब जब भाजपा परिवर्तन करेगी तो कांग्रेस भी करेगी। बिल्कुल 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 तो मेरा ये मानना है कि भाजपा में बहुत बड़े स्तर पर आने वाले समय में कुछ बातें होंगी, क्योंकि अभी भाजपा का फोकस जो है वो आसाम और बंगाल है। बिल्कुल बिल्कुल और आपको इसीलिए प्रदेश की नितिन नवीन जी की टीम दिखाई नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अभी आपको वो टीम दिखेगी तो उस टीम का भी एनालिसिस होगा। बिल्कुल 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 उस टीम में क्या एज ग्रुप आया, कौन कौन आया, जो बिल्कुल। पुराने लोग हैं उनमें से कितने आए, नए कितने आए, कौन आया। अगर वहां बड़ा परिवर्तन हो गया बिल्कुल 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 तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि और बड़ा परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है कि भाजपा को एक बात अब समझ लेनी होगी हिमाचल में कि अमित शाह, नड्डा जी और मोदी जी और नितिन नवीन और संगठन के अंदर संघ और भाजपा का संगठन, जी इस बात पर ऊपर में ये तय है कि पिछली बार सरकार गई नहीं, गवाई गई। गवाई गई, बहुत बड़ी बात। मैं इसी मुद्दे, आप जल्दी से समाप्त कीजिएगा, फिर मैं भानु भाई के पास इसी मुद्दे को लेकर के आ रहा हूं। जो वो गवाई गई वाली बात थी, उसका गम जो है, उसका जख्म जो है, वो अभी भी मोदी जी के, अमित शाह के, नड्डा जी के मनों में, दिलों में हरा है। बिल्कुल 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 क्योंकि नड्डा जी ने जीत ही जीत देखी हर जगह। बिल्कुल 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 कहीं हारे तो वो अपने घर में हारे बिल्कुल 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 और अपनी गलतियों से हारे। और इसी में मैं आपको साथ जोड़ करके अपनी बात को विराम दूंगा कि ये जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, भाजपा इस बार चुनाव कौन लड़वाएंगे। यस, बहुत बड़ी बात। यहीं से पहली ब्रेकिंग शुरू करूंगा। राजीव भाई, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। चुनाव कौन लड़वाएंगे वो टीम तय होगी, और वो टीम जो तय होगी संगठन में, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। यही पहली ब्रेकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। उसके बाद जो प्रोजेक्टेड कह लीजिए, या जो आप कह लें कि हम हो जाएंगे मुख्यमंत्री या हम हो जाएंगे, ऐसी स्थितियों में आप एक बात और लगभग 80-85% मान करके चलें, हिमाचल प्रदेश में भाजपा एक नया चेहरा मुख्यमंत्री का भी देगी। ये इसकी पुष्टि अभी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है, हमारे लिए यही कहा गया है। मैं बार बार उसी चीज को दोहराता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, कोई भी चेहरा नहीं होगा मुख्यमंत्री पद का, हमें ये बताया गया है। मैं इसीलिए वही कह रहा हूं कि कोई चेहरा मुख्यमंत्री का इस बार नहीं होगा, और कौन बनेगा ये फिर बाद में तय होगा। बाद में जो विधायक दल की मीटिंग, जो चिट खोलने वाला सिस्टम है, बोला ये हिमाचल प्रदेश में दोहराया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार आप दिल्ली ले लें, हरियाणा ले लें, अब आप बंगाल लें या असम लें, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अलर्ट इस बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए होगा कि पुष्टि आ चुकी है। उनको मुझे लगता है कि चुनाव की दौड़ से बाहर रखेगी भाजपा। बिल्कुल। मैं इसी के साथ जो आप जल्दी से पूरी कर लीजिए, फिर मैं भानु भाई के पास। मेरा ये है कि जो आपने बात कही वो बात तथ्यों पर कुछ प्रतिशत बहुत बड़े हिस्से में असर डालेगी टिकटों पे। और लेकिन इस समय भाजपा की दुविधा ये नहीं है कि हम क्या करें। भाजपा की दुविधा जो समझ नहीं रहा कोई, वो ये है कि कांग्रेस धीरे धीरे, सुक्खू मुख्यमंत्री जो हैं, वो धीरे धीरे इस प्रकार से आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से चलते रहे तो बीजेपी के लिए स्थिति टाइट कर देंगे। मैं अपनी बात इतना कह करके इस समय समाप्त करूंगा कि भाजपा को उन 32 लोगों को भी देखना है जो पिछले चुनावों में जयराम के समय पर विरोध होकर के चुनाव लड़े, और 9 लोग अभी के। बिल्कुल। इनमें से कितने, यानी ये टोटल 32-34 लोग हैं जो ये क्या करेंगे।
जाहिर तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा आने वाले समय में। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। भानु भाई आपके पास लौट के आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था राजीव भाई के पास भी इस तरीके की बहुत सारी ब्रेकिंग पहुंच गई होंगी, क्योंकि इंटरनल सूत्रों ने जानकारी बहुत अंदर तक जो है वो लीक की है। भानु भाई पहली ब्रेकिंग के साथ आ रहा हूं, राजीव भाई ने थोड़ी मर्यादा रखी, मैं पूरा खोल रहा हूं। हमारे सूत्र साफ तौर पर बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। तो पहली ब्रेकिंग दर्शकों को सुन लीजिए, डॉक्टर राजीव बिंदल चुनाव नहीं लड़ेंगे, डॉक्टर राजीव बिंदल का चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर राजीव बिंदल को चुनाव लड़ने का नहीं बल्कि लड़वाने का दायित्व दिया गया है, और ये सेम बोला उसी फॉर्मेट पे होगा जिस तरीके से दिल्ली में सचदेवा साहब को टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने चुनाव लड़वाया। हरियाणा में मोहनलाल बडोली को टिकट नहीं दिया गया, वो लड़े नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ाया। अब अगली बारी हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर राजीव बिंदल की है। राजीव बिंदल को चुनाव लड़वाना होगा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाना होगा, और खासकर जिस तरीके से राजीव भाई ने बताया कि ये 32-34 लोग जो हैं इनको किस तरीके से काबू में रखना है और इनको किस तरीके से पार्टी में जोड़े रखना है ताकि विद्रोह की स्थिति उत्पन्न ना हो, जिस मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, और इसीलिए डॉक्टर राजीव बिंदल को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया, आपको भी पता है। तो इस ब्रेकिंग को भानु भाई आप कैसे देखते हैं? और वहीं दूसरी तरफ राजीव भाई ने एक बात कही थी, उस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि सेंटर हाईकमान को बिल्कुल साफ तौर पर पता है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बनने से रोकी, और आपसी गुटबाजी की वजह से एक मरी हुई कांग्रेस में जान डाल दी थी। माफी चाहूंगा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जो फीडबैक हमें मिली हम उसी तरीके से दर्शकों के आगे रख रहे हैं कि जो कांग्रेस सबको लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है, इन भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के शूरवीरों ने आपसी लड़ाई के कारण उस कांग्रेस के अंदर जान फूंक दी, और जान भी इस कदर फूंकी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। भानु भाई इन दोनों चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, जब टिकट का आवंटन ही हुआ था भाजपा में जी, तो उसी टाइम तो रोष तो बहुत जगह से खड़ा हो गया था, बिल्कुल और ये तो जयराम जी की तो उसी टाइम खिलाफत शुरू हो गई थी जी, और आप जानते हैं कि शिमला जैसे उससे इतने वरिष्ठ नेता का टिकट बदल देना, जी, नूरपुर के शेर का टिकट बदल देना, ऐसे ही और लोगों के टिकट बदल देना, तो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो इन्होंने मार ली। बिल्कुल तो बिल्कुल अपने खिलाफ अंदर ही आप अगर पार्टी के अंदर भी बगावत करते हैं तो ऐसा तो जरूर होता ही है। जी, और ये जो फार्मूले पे चले हुए हैं 60 और 8 वाले 68 के फार्मूले पे चले हुए हैं बिल्कुल कि हम ऑल्टो में लेके चल जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है ऑल्टो में। जी, जी, और जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप लोगों का आंकलन ठीक है, आप 28 कह रहे हैं, आप 30 कह रहे हैं, तो ये जी, उससे भी नीचे जा सकते हैं जो इनके इस टाइम हालात नजर आ रहे हैं। जी, क्योंकि इनके जो रोज जब जैसे ही कुछ स्टेटमेंट इधर से जयराम जी देते हैं तो अगले दिन जो है सुक्खू जी उसको बिल्कुल पूरे रूप से काउंटर कर देते हैं। जी, जी, अब देखिए, बिल्कुल वो बात सही है कि जो जेनजी वाली बात है कि ठीक है, जो नए नेताओं को नए युवाओं को लाया जाए, उनको रखा जाए, लेकिन बिल्कुल भनोट जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो बुजुर्ग है जी, वो तो रूट्स है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उन रूट्स को जब हमारे घर के अंदर ही जो हमारे बुजुर्ग है, जो ग्रैंडफादर्स है, हमारे फादर है, उन्होंने जो आगे हमको आचरण सिखाया, तभी तो आज हम आगे उसी से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस की एक प्रथा रही है कि कांग्रेस का परिवार है, उसका दादा, फिर आगे बाप, बाप के आगे बेटा, वो एक सीरीज चली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बात को भी नहीं कभी भूलना चाहिए, क्योंकि जी, वो रूट्स है। तो मेन रूट्स को तो आप कभी खत्म नहीं कर सकते। तभी तो हम जब कई बार कहते हैं कि जो इनका खानदान का ये जो वरिष्ठ नेता है ये कांग्रेस ही रहा है और इतने 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 रहा है, और आज ये भाजपा में चला गया। जी, 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 आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर और कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी। जी, 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 गलती हर इंसान से हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन आप देखिए कि अब समय की मांग भी है कि युवाओं को लाया जाए, और युवा जो है बिल्कुल आने चाहिए। हम तो शुरू से अपने इसमें आवाज भारतवर्ष के मंच पे बोलते रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, वैसे ही बेरोजगार हैं। 1 लाख के लिए कहा है जैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने। अब बेरोजगार देखो, रोजगार तो है नहीं, और हम तो चाहते हैं कि जो ये 68 बच्चे हैं वो एक एक ए पार्टी में और चाहे वो बी पार्टी में है, कम से कम एक रोजगार तो खड़ा करे, और अच्छे इंटेलेक्चुअल बच्चे आए, इंटेलिजेंट बच्चे पार्टी में आए, राजनीति में आए, जी, एक नया जो है आयाम लिखेंगे, एक राजनीति का नया आयाम लिखेंगे। क्योंकि देखिए, आपके यंगस्टर्स की जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल वो बिल्कुल, डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, रिसर्च की बात भी करते हैं, R&D की बात भी करते हैं।
बिल्कुल तो ठीक है, बाकी तो राजनीतिक पहलू है, आप भी समझते हैं कि भी राजनीति में बहुत सारी चीजें चलती है। और बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं से पार्टी के जो केंद्र में बैठे हैं भाजपा के, उन्होंने तो सोचा जो उनकी विंग है उनके लोगों ने भी सोचा, क्योंकि मैंने देखा है कि शाखाओं में बहुत छोटी छोटी उम्र से लोग काम कर आ जाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल धीरे धीरे वो बिल्कुल कट्टर 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 और बिल्कुल कट्टर हो जाते हैं। तो बिल्कुल उनको मैंने देखा है, यहाँ पर भी बहुत शाखाएं लगती है, कई बार विरोध भी होते रहे हैं कि भी यहाँ शाखा नहीं लगा सकते, वहां शाखा नहीं लगा सकते, ऐसी चीजें मैंने बहुत देखी है। जी जी और जबकि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ नहीं लेना देना रहा है, लेकिन हम बोलते थे कि यार ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टाइल में अगर कुछ कर रहे हैं, बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, तो करने दो, तुम्हें क्या आपत्ति होती है। जी 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 तो कुछ एक तो सोलन में एक जगह थी, वहां डिसाइड होती थी कि वहां बहुत लड़ाई चलती थी, वो कथित रईस जादव का वो क्लब था, वहां पर करते थे वो। तो जी उनके लिए आके मेरा जैसा एक नॉर्मल आदमी एज ए जर्नलिस्ट में जाके खड़ा हो गया उनकी सपोर्ट में, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल 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 खाली अच्छा कोई काम हो रहा है समाज में, उसके लिए आपको एक जगह खड़ा होना चाहिए और बात को भी बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल तो अब जो ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कहा कि जैसे अनुराग ठाकुर ने इसका श्रेय भी लिया था, जो जेनजी वाला एक मोटिव वो चलाया था उन्होंने, एक बिल्कुल पूरा कैंपेन लॉन्च की थी उन्होंने बाकायदा कैंपेन उस पे। जैसे लॉन्च किया था, वो बिल्कुल उन्होंने कर दिया था। तो आज देखिए उसी के ऊपर काउंटर जो है, मुझे बड़ा थोड़ा सा वो भी लगा कि जो आज विक्रमादित्य सिंह ने भी बयान दिया उसी को, बिल्कुल 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 और उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद रहना चाहिए, बुजुर्ग तो होने चाहिए। उन्होंने इस बात की भी वो रखी, मर्यादा रखी। उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी अपना सम्मान और मर्यादा रखी। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि स्पष्ट भी किया कि अब युवाओं का समय है, अब युवाओं को आना चाहिए, और उसका उदाहरण जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करके भी दिखा दिया है। बिल्कुल एक शुरुआत तो हो गई है हिमाचल प्रदेश से, अब शायद देश में भी देखने के लिए मिलेगी। नहीं, जाहिर तो तौर पर आप, बट क्योंकि फिर विषयांतर हो जाएगा भानु, इसी क्योंकि एक ये भाजपा और दूसरा डॉक्टर राजीव बिंदल की ब्रेकिंग के बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, डॉक्टर राजीव बिंदल जो है पार्टी के अध्यक्ष हैं, अच्छे मैनेजर हैं, अच्छा मैनेज करते हैं। अब ठीक है, वो पार्टी के टिकटों की डिसाइड करने में मेहनत भी करेंगे, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित कर रहा है कि डॉक्टर राजीव बिंदल का जो आप टिकट काटने की बात करें कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, वो तो पूरा अपने तन मन धन से जो है वो पूरा इसलिए लगे कि उनको टिकट मिल जाए। बिल्कुल 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 तो आपने तो आज ऐसी ब्रेकिंग सुना कि उनका राजनीतिक कैरियर ही खत्म कर नहीं, दिया। बिल्कुल हमारे सूत्र ने पुष्टि कर दी है कि सिर्फ नहीं, राजनीतिक करियर तो भारतीय जनता पार्टी में और बहुत संभावनाएं हो सकती हैं भानु, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़े सपने पे चोट जरूर लगेगी। साफ तौर पर हमारे सूत्र बता रहे हैं आप कि सोचिए फॉर्मूला साहब वही जो दिल्ली में लगाया गया, जो हरियाणा में लगाया गया, उसी को लगाने की बारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष खुद चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका काम चुनाव लड़वाना है। देखिए, आप मुकेश जी आज आपने इतना दबाव में डाल दिया, शायद उनको नींद भी नहीं आएगी। अब मैं वैसे तो कहना नहीं चाहता, मेरे को ये लग रहा है कि देखिए उनको अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा और उन्होंने साम दंड भेद करके फिर से अध्यक्ष का पद हासिल किया। बिल्कुल 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 अध्यक्ष के पद को हासिल करने के बाद आप समझ सकते हैं कि नजरें कहाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर समझ रहा हूं, सीधे बोल दीजिए ना, जब मुख्यमंत्री जब की मैं कुर्सी अपनी दिख रही मुझे थी। जब मैं अपनी मूछें कटा सकता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक इतने वो हुए जिनके मूछें नहीं हो, तो वो उन्होंने मूछें कटा दी जो मूछें रखते थे। बिल्कुल, और आप बोल राजीव रहे हैं भाई कि को टिकट ही नहीं ध्यान मिलेगा। होगी वो बात। बिल्कुल 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 और नहीं, आप वो वर्तमान में ऐसा चेहरा है जो अपने आप को मतलब लो प्रोफाइल में रख के प्रोजेक्टेड सीएम के लिए अपने आप को सोच सकते हैं। इसलिए चुनाव लड़ना जहां पर वो लड़ते हैं वहां वो मजबूत पकड़ में है और पकड़ अपनी मजबूत बना रहे हैं ताकि उन पर कोई बात ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन देखिए भानु वो भाई, सीधे तौर पर कहा गया है कि नहीं लड़ेंगे, मतलब नहीं लड़ेंगे बोला। इसके ऊपर बाकायदा पूरी पॉलिसी तैयार हो चुकी है। मैं सीधे, नहीं, हालांकि मेरी डॉक्टर जी जी राजीव भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। ये भाजपा की अकेली पॉलिसी है ना जी। भाजपा ने एक बार ऊपर से कर दिया तो फिर कोई ना नुकर कर नहीं पाएगा। लेकिन फिलहाल नीचे तैयारी, क्योंकि अभी 1.5 साल है, तो वो तैयारी नीचे तो वो उसी लेवल पे कर रहे हैं कि किस ढंग से आगे निकला जाए। चलिए चलिए भानु भाई और राजीव भाई, दूसरी ब्रेकिंग दे देता हूं। हमारे सूत्र ने साफ तौर पर इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि इंदु गोस्वामी और डॉक्टर सिकंदर कुमार या प्रोफेसर सिकंदर कुमार को कह दिया गया है कि अपने अपने लिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें तलाश लो, पहले वहां जाइए, अपनी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करिए कि आपको कहां से चुनाव लड़ना चाहिए,
कहां से आपकी जीतने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं और उसके क्यों आपको लोग चुन के भेजें, उसकी एक रिपोर्ट बनाएं और उसके बाद उस विधानसभा क्षेत्र में 2 साल आपके पास हैं, आप चुनाव की तैयारी शुरू कीजिए। यानी कि सीधे तौर पर कह दिया गया है कि इन दोनों ही महानुभावों को अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से टिकट देने जा रही है। भानु भाई, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बड़े आराम से उनको राज्यसभा की सीट मिली है, तो भाजपा ने एक सोचे समझे उससे, क्योंकि उन्होंने देखिए हिमाचल से उनको भेजा गया है तो उन्होंने काम भी किया होगा। अगर काम नहीं किया होगा तो वो अपनी जमीन तलाशने में वैसे ही विफल हो जाएंगे और उनके पास जवाब नहीं होगा। जी, जवाब नहीं होगा तो केंद्र उनको टिकट भी नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको अब अपना ग्राउंड फील्ड खुद ही बताना पड़ेगा, खुद ही स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अगर वो नहीं अपना, वो कहते हैं ना कि जो एग्जाम पास नहीं कर पाए तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, पार्टी चाहती है कि उनको एक सम्मान दिया जाए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनको एक सम्मान दिया जाए और विधानसभा की इलेक्शन वो लड़े, तो इसलिए उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप देख लिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी जमीन तलाश ले। तो अब वो जमीन तलाशेंगे, काम करेंगे, अगर उनको जहां भी लगेगा और उनकी जो भी रिपोर्ट रहेगी, क्योंकि पिछली बारी भी ऐसा हुआ था कि एक हेलीकॉप्टर आया था भाई साहब, मंडल तक से रिपोर्टें बन के गई थी इनके टिकट के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत घबराहट थी इनके उसमें कि यार पता नहीं क्या लिख दिया मंडल वालों ने और क्या कर दिया, क्योंकि इनका बड़ा तंत्र चलता है। बिल्कुल बिल्कुल तो उस टाइम जब लास्ट मोमेंट में टिकटें कुछ रुक गई थी तो पता चला कि मोदी जी ने कुछ एक ऐसे भेजा है कि वो बाय हेलीकॉप्टर गई थी वापिस, वो जो सारी डिटेल गई थी, रिपोर्टिंग गई थी। बिल्कुल तो मंडल के लेवल से छोटे प्रधानों तक की रिपोर्टें उसमें ली गई थी। तो वैसे ही अब इनके बारे में भी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कंफर्म करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक टीस है नड्डा जी के दिल में कि मैंने तो भला समझ लीजिए एक ढंग से पूरा देश जीत लिया लेकिन मैं अपना प्रदेश ही नहीं जीत पाया। तो एक टीस तो है उनके दिल में, तो इसलिए उस टीस के लिए तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हिमाचल प्रदेश उनके हाथ से फिसला तो है, अब कारनामे चाहे किसी के रहे हैं उसकी फिसलन के पीछे, लेकिन इसीलिए अब आपको ये बता दूं कि इसलिए उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया कि अब तो हम नारे भी नहीं लगवा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जय श्री राम में ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि साफ तौर पर भानु भाई इतना तो देख रहे हैं ना कि राज्यसभा उम्मीदवारों ने भी मलाई खा ली, अब जमीन पे जुड़ के मिट्टी में मिट्टी होना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा और अपने लिए चुनाव की संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी। और ये जिम्मेवारी खुद उम्मीदवारों को ही सौंप दी गई है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से उतार के कहीं पे भी इनको छोड़ दिया जाए, इन्हीं को बताया गया है कि रिपोर्ट तैयार करो कि आप कहां से लड़ सकते हो, कहां से जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। देखिए, उसमें बहुत सबसे अच्छी बात मुकेश जी ये बात है कि देखिए अब जो अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया कि एक आम कार्यकर्ता जो फील्ड में काम करता है, बिल्कुल, ये राज्यसभा में तो सीधे चले गए। एक आम कार्यकर्ता गया है जिसने बहुत काम किया, स्टूडेंट लाइफ से काम कर रहा था, तो ये जो अभी राज्यसभा में गए तो सिकंदर जी का आपको भी पता है क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किस तरह से चले गए, कहाँ वो कर रहे थे, वीआईपी नौकरी थी, सीधा वो पहुंच गए। तो अब जब ग्राउंड फील्ड में काम करना पड़ेगा, धूल मिट्टी खानी पड़ेगी, पसीना निकालना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जमीन का पता चलेगा ना। जमीन तलाशनी बहुत मुश्किल होती है कार्यकर्ताओं के बीच में। अब एक नॉर्मल कार्यकर्ता बनकर जब काम करेंगे तो उनको तब सच्चाई पता चलेगी कि राजनीति क्या होती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। राजीव भाई, आप इस टिप्पणी को, आप इस ब्रेकिंग को कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरे पास तो सूत्रों ने कंफर्म कर दिया है, इंदु गोस्वामी, प्रोफेसर सिकंदर कुमार, दोनों को विधानसभा लड़ने के लिए खुद मौका दिया गया है कि अपनी सीट चुनिए, हमें बताइए कि वहां के लोग आपको वोट क्यों देंगे, आपका क्या अनुभव है और किस तरीके से पूरी की पूरी एक फीडबैक देने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने के लिए कह दिया गया है। देखिए मुकेश जी, इस पे एक बात तो तय है कि इंदु गोस्वामी जो है वो तेज तरार नेत्री हैं, बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अनेक जिम्मेदारियां निभाई हैं। महिला मोर्चा में वो सशक्त महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं और उन्होंने निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा भी है और उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा विधानसभा की जमीन तलाशना, क्योंकि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा और यदि इंदु गोस्वामी अपने प्रयासों से भी, अगर हाईकमान ना भी बोले
और वो अपने प्रयासों से कहीं अपनी जमीन को तलाश लें। जैसे आप माने कि वो बैजनाथ से हैं, यानी पालमपुर में आसपास हैं, तो पालमपुर में वो पिछली बार लड़ी हैं जी और इस बार वहां पालमपुर में पिछली बार से चुनाव और लड़ रहे हैं। और बिल्कुल। ऐसे में जा तो उन्हें अपनी जमीन पालमपुर में ही तलाशनी है, जी जी और अगर वहां नहीं फिट फार्मूला फिट बैठता है तो फिर उनके पास ज्वालामुखी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर उनका जन्म वहीं का हुआ और मूल रूप से इंदु गोस्वामी ज्वालामुखी के ही रहने वाली हैं। तो ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी में क्योंकि इस समय भाजपा को अगर आप देखेंगे तो एक तरह से खाली सीट है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वहां पर रविंदर रवि लड़े, जी जी वो हारे, वो फिर देरा में, तो मतलब धवाला जो है वो देरा की तरफ अभी भी अपने आप को देखते हैं, धवाला के बेटे हैं, वो सक्रिय हैं, वो ज्वालामुखी में देखते हैं। और जी ऐसे में इंदु गोस्वामी महिला प्रत्याशी के नाते क्योंकि वहाँ इस समय विधायक जो है वो ब्राह्मण है, और जी इंदु गोस्वामी अगर लड़ती हैं तो वो अपने आप का एक कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। और आप मान के चले, चाहे जो भी हो, कई चीजों की एंटी इंकम्बेंसी भी कई स्थानों पर चलेगी। अगर आपने जो बात कही, अगर 2 साल पहले अगर अपनी कोई जमीन तलाश लेगा जी तो वो निकल भी सकता है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल इंदु गोस्वामी अपवाद हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगी, जी लड़ भी लेंगी, और बिल्कुल उनके लिए फेवरेबल स्थितियां भी रह सकती हैं। सवाल सिर्फ ये है कि वो कहाँ से लड़ेंगी। इसके लिए उन्हें आने वाले 6 एक महीने में उनकी गतिविधियों से आपको एहसास होगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और रही बात प्रोफेसर सिकंदर जी की, जी तो जैसा भानु जी ने कहा कि वो पार्टी में एक थिंक टैंक हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे नॉलेज करता है, उनका उनका ज्ञान ज्यादा है, और आपने देखा होगा राज्यसभा में बहुत बड़े मुद्दों को वो उठाते हैं, जी और पार्टी के महामंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर ऐसे में उनका जो अपना चुनाव क्षेत्र है वो नदौन है, जी और वहां पर पहले से 2-3 लोग लाइन में हैं चुनाव लड़ने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और वहां भी अगर महिला प्रत्याशी के तौर पर देखा जा सकता है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, तो जी इन्हें भोरंज की तरफ को भी सरकाया जा सकता है। जी 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 बिल्कुल, हमारे क्योंकि सूत्र बोरंज का जिक्र ज्यादा कर रहे थे। क्योंकि क्योंकि जातीय समीकरणों में फिर आरक्षित सीट की तरफ इन्हें धकेला जा सकता है, जी क्योंकि वहां पर जो स्थितियां हैं उसमें उसमें वो कितने फिट होते हैं, और फिर क्योंकि हमीरपुर जिला से ही है, और जी फिर वहां अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें ये देखना होगा, और उनकी भी क्योंकि आगे उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म होना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे में उनको निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने कहा भी होगा, या बोल भी देंगे, तो उनको क्योंकि भाजपा में ये कोई पता नहीं होता कि किस किस बड़े लीडर को पार्टी कह देगी कि चुनाव लड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और आपको आपको कई बार होता क्या है कि चुनाव लड़ा नहीं व्यक्ति और मुख्यमंत्री बन गया। कई बिल्कुल बार पार्टी पार्टी के जिस प्रकार की हिमाचल प्रदेश में स्थिति है, तो आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी सांसद को ही कह दें कि आप चुनाव लड़ें, बिल्कुल माहौल बिल्कुल। माहौल बनाने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तो तौर पर। तो, तो ये आपकी बात ठीक है, इनको बोला होगा। और इसमें इंदु गोस्वामी अपवाद हैं, वो चुनाव के लिए जमीन भी तलाश सकती हैं और लड़ाई भी लड़ सकती हैं, और उनके लिए बस यही है तय करना कि कहाँ से उनको जमीन तलाशनी है, बिल्कुल पालमपुर या ज्वालामुखी या कोई और। बिल्कुल बिल्कुल। भानु भाई, अगली ब्रेकिंग की तरफ आ रहा हूं, या इस बार राजीव भाई आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि फिर भानु भाई के पास जाता हूं। अब बात करते हैं नवरत्नों की, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये बहुत बहुत दिलचस्पी रही है और बार बार वो ये पूछते हैं हमसे कि नवरत्नों का क्या होगा। तो यही सवाल मैंने अपने सूत्र से जब उनसे पूछा कि नवरत्नों का क्या होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर अगली ब्रेकिंग हमें ये दी कि नवरत्नों से कमिटमेंट सिर्फ पिछले चुनाव की थी कि आप अपनी पार्टी से छोड़ के आए हैं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे आपको लड़ाएगी, उतने तक कमिटमेंट उनकी समाप्त हो चुकी है। अब आगे की कोई कमिटमेंट नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जीत के आए हैं उनके बारे में पार्टी बहुत ही सकारात्मक रूप से सोच रही है, देख रही है, लेकिन जो चुनाव हार गए हैं उनको दोबारा टिकट दिया जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, और ऐसी जगह भी टिकट दिया जा सकता है। खासकर मैंने गगरेट की जब बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि होने को तो कुछ भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है, बोला चैतन्य बहुत युवा है, उनको किसी और जगह भी, बोला मुकेश जी के खिलाफ भी भेजा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि चैतन्य के पास अपना पूरा करियर पड़ा हुआ है, अभी उसको राजनीति में बहुत कुछ सीखना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी अनुभव दिलाने के लिए कहीं ऐसी जगह पर भेज दे, खड़ा कर दे कि भाई यहां से नहीं, गगरेट से नहीं, तुम यहां से लड़ो अब की बार। तो इस तरीके की, बोला बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारी जगह होती हैं जहां पर एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन टिकट की गारंटी नहीं है भाई। कुटलैड के लिए उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि कुटलैड में अभी देवेंद्र पाल भुट्टो से ज्यादा चांसेस हमें जो नजर आ रहे हैं वो कंवर साहब के नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंवर साहब की लोकप्रियता पार्टी हाईकमान से छुपी हुई नहीं है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका इशारा नड्डा जी कई बार दे चुके हैं। तो यानी कि नवरत्नों के भविष्य पे भी तलवार लटकी हुई है। 3 की तो मान के चल रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि सुधीर शर्मा, आशीष शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल के बारे में पार्टी बहुत पॉजिटिव सोच के चल रही है, इसके अलावा किसी की कोई गारंटी नहीं है। राजीव भाई आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये जब पिछली बार आए थे उसके बाद जिस प्रकार का घमासान हुआ और कई लोग डिस्टेबलाइज्ड हो गए, और ऐसे में पार्टी का कमिटमेंट जो है वो अमित शाह के लेवल का है, और पार्टी में सबसे बड़ा जो आपको बीजेपी में दिखेगा कि 10 लोग इकट्ठे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये 10 लोग वो लोग हैं जो 10 लोग एकजुट ही रहते हैं। जी जी। इसलिए भाजपा में 68 सीटों पे अगर आप ठूंजा प्रत्याशी देखें, 59 देखें और इन 9 को देखें, तो आपको ये 9 का धड़ा एकजुट नजर आएगा। बाकी कई बार 9 इकट्ठे भी नहीं होते। बिल्कुल 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 जाहिर। तो ऐसे में ये एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे। जी जी। लेकिन निश्चित रूप से आपने जो कहा, कुछ सीटों पर उस समय तय होगा, क्योंकि जो 9 लोग हैं उनके एक, अगर आप राजेंद्र राणा को छोड़ दें, जी, क्योंकि वहां पर डिस्टेबलाइज्ड कैप्टन रंजीत राणा हुए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के एमएलए हो गए। जी अगर वो मान लीजिए वापिस भी आ जाएं, जी वापिस आकर के बीजेपी से चुनाव लड़ने की बात कहें, जी। तो आपको लगेगा कि वहां जरूर एक ऐसी स्थिति है सुजानपुर में जहां पर राजेंद्र राणा ने लगातार जनता के बीच अपने संपर्क को बढ़ाया है और जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने का काम किया है। जी। और लेकिन जैसे आपने कहा कि पार्टी का कोई पता नहीं है, तो भाजपा में ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। मतलब अगर नहीं टिकट देना तो उन्होंने नहीं देना फिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो अपने लीडरों के काट देंगे, जी जी, तो फिर बाकियों का तो रहा ही क्या है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए टेक इट गारंटी नहीं होगा, लेकिन जीत एक प्रोफोमा, एक टिकट देने का क्राइटेरिया रहेगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे कुटलैहड़ में है आपको दिखता है, गगरेट में आपको दिखता है, वहां पर चैतन्य और राजेश का जिस प्रकार दिखता है, तो बराबर की चोट नजर आती है। और अगर आप कुटलैहड़ में देखें तो 2 कदम आगे वीरेंद्र कंवर आपको नजर आएंगे। वो उन्होंने पूरे का पूरा जो पार्टी का संगठन है, पार्टी की नीति है, पार्टी के कार्यक्रम है, एक भी वो मिस नहीं करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और खास बात ये है कि वो सारे कार्यक्रम उन्होंने यानी भाजपा उन्हें बुलाती नहीं है कार्यक्रमों में जो वहां के मंडल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पैरेलल बीजेपी है, जो कुटलैहड़ सेवा संगठन करके हैं, वो उनके माध्यम से काम करते हैं। बिल्कुल। और वॉलीबॉल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। आपने जो नड्डा जी का जिक्र किया, जो अनुराग जी हैं, तो जब भी वो दौरे पर आते हैं तो वीरेंद्र कंवर आपको फ्रंट लाइन में दिखते हैं। तो ऐसे में वहां
वीरेंद्र कंवर ने अपनी जमीन को छोड़ा नहीं, उन्होंने जी। उत्साह बना करके रखा है। और पीछे उन्होंने जो 2-3 हजार आदमियों का प्रदर्शन किया, बिल्कुल उससे बिल्कुल। एक बात तो तय हुई है कि वो एक बड़े वोट बैंक पे कब्जा करके रखे हुए हैं और उनको नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जी। इसीलिए इन नवरत्नों में आपको, चाहे फिर आपको होशियार सिंह हो, जी उन पे खतरा नजर आ सकता है, क्योंकि होशियार सिंह की गतिविधियां कमजोर हैं। जी अब जी। वो पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, लेकिन वो उतने सक्रियता से वहां नजर नहीं आते। और और दूसरी बात, उन्होंने अपनी वो भी दोहरा दी थी बेचारगी कि मैं तो अनुराग सिंह ठाकुर आए तो बोला मैं देरा की सीट जो है उनके लिए खाली कर दूंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा। जी। और ऐसे ही आपको नालागढ़ में केएल ठाकुर दिखेंगे। बिल्कुल 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 सही। तो इसलिए ये जो लोग हैं वो आपको अगली बार निश्चित रूप से संघर्ष करते हुए जरूर दिखेंगे। जब भाजपा के बड़े बड़े नेता संघर्ष करेंगे तो ये भी दिखेंगे। और बिल्कुल अब तो जो जिसे भानु जी ने कहा कि नया चेहरा, नया व्यक्ति, जो संगठन का व्यक्ति है, अनुराग जी शर्मा, जिन्हें राज्यसभा में भेजा है, जी। और जिनके पिता जो हैं वो पंडित संतराम के बड़े खास रहे। बिल्कुल अनुराग स्वयं पंडित संतराम के पोस्टर लगाते रहे। बिल्कुल। सुधीर शर्मा के खास खास रहे, चुनावों की मैनेजमेंट में रहे। तो ऐसे में अब जब उन पर राज्यसभा की जिम्मेदारी आ गई, जिसने सोचा ना हो, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से अब कांगड़ा में अपने आधिपत्य को, अपनी मजबूती को लेकर के काम करेगा। और नौजवान चेहरा है, 47 साल के हैं, तो वो बिल्कुल। काम करेंगे। जब निकलेंगे तो वो फिर पार्टी में अब दिल्ली तक उनकी पहुंच बनेगी, तो फिर वो भी अपनी एक महत्वपूर्ण राय के साथ कांगड़ा में आएंगे। इसलिए भी कुछ दिक्कतें पैदा करने का प्रयास करेंगे। और ये राहुल गांधी ने जो तरूप का पत्ता चला है, बिल्कुल सुक्खू मुख्यमंत्री जो है, उनके लिए राहत की बात हुई कि नाराज कोई नहीं है, बिल्कुल 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 क्योंकि नया चेहरा आया है। तो सबको, आज विक्रमादित्य ने भी कहा कि बहुत बढ़िया चेहरा आया है, बिल्कुल जो भानु बिल्कुल जी ने बात कही। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर के जो आपने बात कही, नवरत्नों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की बात हो सकती है। बहुत बड़ी बात भानु भाई, अब डिटेल में आपने राजीव भाई की सारी बात सुन ली है। यही सवाल, कोई नया नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है आठ नवरत्नों में? क्योंकि आप भी एक एक करके आप लगातार जो है वो, हम कई बार तल्ख टिप्पणियां भी कर देते हैं और आपको पता है राणा जी नाराज भी हो जाते, फिर वो डराने का भी प्रयास करते हैं, कैसे कैसे क्या प्रपंच रचे जाते हैं आपको पता है। तो कुल मिला के आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए जरा। देखिए, मुझे पता क्या लग रहा है कि जो मतभेद है ना, जी वो मतभेद तक की अगर मनभेद ना हुए हो, जी 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 तो देखिए विधानसभा का रास्ता कांगड़ा की ओर से होके आता है। जी जी, जाहिर तौर पर। और जो सुधीर शर्मा और अभी जो अनुराग शर्मा है, इनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सालों और तक। ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए अब दिल्ली में अक्सर उनका राहुल गांधी से मिलना जुलना होता रहेगा। जी और पंडित जी बहुत जल्दी यू टर्न भी मार लेते हैं, छोटे पंडित जी। जी जी जी, मतलब और आप उनको ये दिख संभावना जता रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, ये खेल ही ऐसा रचा गया हो कि सुधीर शर्मा जहां आए थे पुराने घर वापसी, ऐसी ऐसी भी कोई संभावना बन सकती है क्या? मतलब मतलब कहने का तात्पर्य है कि घर वापसी भी हो सकती है जी और प्रयासरत भी रहेंगे। हो सकता है कि बिल्कुल अनुराग शर्मा प्रयासरत भी रहे इस बात को लेके, क्योंकि देखिए कांग्रेस का देखिए एक तीर से तो कई निशाने कर दिए हैं जो सुक्खू ने, क्योंकि सुक्खू की नजर में वो खटके हुए थे, जी, क्योंकि उनके साथ बहुत भीतरघात हुआ था। बिल्कुल 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 उन्होंने यही कहा था कि लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात थी। मैं तो हैरान हूं कि चलो वो तो पार्टी के लोगों ने 6 लोगों ने तो किया ही किया था, लेकिन 3 लोग जो इंडिपेंडेंट थे उनको क्या जरूरत थी इस्तीफा देने की? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो बैठे थे, एक चैतन्य टैक्स लेते थे, उसके बारे में तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा था। जी तो ऐसे में आपको लगता है कि जिसके ऊपर ये आरोप लग चुका है चैतन्य टैक्स का, तो कहीं ना कहीं अभी एक इंक्वायरी भी खुल गई है जिसमें डीआईजी सौम्या जो है उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जी जमीनों को लेन देन को लेके है। तो भाजपा इस मामले में तो देखिए भ्रष्टाचार के मामले में तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तो नवरत्नों में भी तो टिकट लाना बहुत मुश्किल होगा ना, इसकी भी तो पूरे पूरे रूप से जांच की जाएगी ना कि किसका करेक्टर रोल क्या है क्या नहीं है। जी जब भाजपा के लोगों का ही टिकट लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो नवरत्नों के लिए भी तो दिक्कत होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। और सुधीर शर्मा को जिस ढंग से राजनीति करने की आदत रही है, वो वीरभद्र सिंह के बहुत नजदीकी रहे, और जिस ढंग से उनको फ्री हैंड काम करने के लिए मिलता था, उनकी आदतें कुछ और है। वैसा बिल्कुल हाथ उनको भाजपा में नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। जयराम जी की हालात देख चुके हैं जी कि ऑर्डर जो है ऊपर से आते हैं और वैसे ही नीचे को करने पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनकी आदत में शुमार नहीं है। तो जी पंडित जी को कहीं नहीं तो छोटे पंडित जी को कहीं ना कहीं यहाँ घुटन महसूस होगी, और हो भी सकता है कि ये कोई राजनीतिक का अभी तो समय पड़ा है, कहीं एक ये जो मतभेद है बस मन भेद में ना बदले हुए हो, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, रास्ता तो कांगड़ा से है विधानसभा का, ये राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इफ और बट नहीं होता है, एनीथिंग कैन बी अ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। जी समीकरण है, समीकरणों का खेल है, समीकरण बदले भी जा सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, यानी जब कि मुझे नवरत्नों के रास्ते में किसी की टिकट की गारंटी आप नहीं देख रहे हैं। अब जब नहीं, मैं आपने किसी की मैं गारंटी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि पार्टी के अंदर पार्टी के लोगों की गारंटी नहीं है, जिन्होंने काफी सालों साल लगा दिए हैं पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस समय जो है, बिल्कुल जो है केंद्र में बैठे हुए जो चाणक्य अमित शाह जी, उनका ब्लूप्रिंट ही बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए गारंटी लेना बिल्कुल तो कोई पॉसिबल नहीं। और जो बिल्कुल बनोट जी ने कहा, वो बिल्कुल सही बात है कि जो भाजपा सोच लेती है वो करके छोड़ती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी जाहिर तौर मुकेश। पर अब राजीव भाई, अगली ब्रेकिंग में दे देता हूं। सीधे तौर पर मैंने जातीय समीकरणों की बात करी, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा कि अनुराग शर्मा की जो ताजपोशी कांगड़ा से करवाई है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है सर्वे वर्वे में। तो मैंने साफ तौर पर कहा कि सर, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, और सच्चाई में मास्टर स्ट्रोक है सुक्कू का ये, क्योंकि उन्होंने रातों रात जो है सारे समीकरण बदल दिए। क्योंकि भाजपा की राजनीति को आज की तारीख में आप ओबीसी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक की तरफ लौट रही है, जिसमें एससी एसटी कम्युनिटी के साथ वो ब्राह्मणों का तड़का लगाते थे। चाहे हाईकमान की बात हो, चाहे राज्यों की पॉलिटिक्स की बात हो। और ऐसे में ब्राह्मणों का हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में दिन प्रतिदिन समाप्त होते जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने मेरी बात बिल्कुल, आपने प्रश्न और उत्तर दोनों साथ दे दिए। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ रही है, और ऐसे में आप यकीन मानिए, जो जो ब्राह्मण स्थापित नेता उनके हैं ऑलरेडी, उनको किस तरीके से फ्रंट लाइन में लेकर के आकर के खड़े होना है। उनको बिल्कुल भी यह संदेश नहीं जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों से मुकर हो चुकी है, और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रख के वहां वहां ब्राह्मणों को तरजीह दी जाएगी जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो मैंने सीधे तौर पर उनसे एक चीज पूछी, तो फिर तो पालमपुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, और पालमपुर में आपने एसटी समुदाय के त्रिलोक कपूर जी को लड़ाया। तो उन्होंने बोला पार्टी की नजर में ये बात है, और इसीलिए तो इंदु गोस्वामी के लिए बात कर रहे हैं। मैंने बोला सिर्फ इंदु गोस्वामी चेहरा हो सकती है? बोला होने को तो कुछ भी हो सकता है, एक कर्मचारी नेता भी है वहां पे, बोला पालमपुर में। तो मैं समझ गया उनका इशारा घनश्याम शर्मा की तरफ था। तो मैंने क्या, धूमल परिवार के करीबी को आप पालमपुर से, बोला ऐसा है, धूमल परिवार, शांता परिवार भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का ही परिवार होता है, और घनश्याम शर्मा की भी इतने इतने समय की, सालों की तपस्या है। तो क्या पता पार्टी उनको, हो सकता है पालमपुर में उनको भी दे दे, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। लेकिन हां, इतना जरूर है कि जातीय समीकरणों का बहुत ध्यान रखा जाएगा, और उसमें जातीय समीकरणों में भी जहां जहां जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर ब्राह्मणों को तरजीह देकर के पार्टी एक सकारात्मक संदेश प्रदेश के ब्राह्मणों को छोड़ सकती है। उसका सीधा सीधा इफेक्ट उन्होंने यूजीसी फैक्टर के ऊपर भी गिनाया कि यूजीसी में जिस तरीके से सवर्ण समुदाय नाराज हुआ है, तो ठाकुर तो वैसे ही बाहुल्य है, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों को भी उस हिसाब से उनकी सीटों में तरजीह देके भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आक्रोश को दबाने का प्रयास करेगी। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए मुकेश जी, यहाँ तक जातीय समीकरणों को लें तो चाहे किसी भी राजनीतिक दल को आप ले लें, वो साफ तौर पर ये नहीं मानता कि हम जातीय समीकरणों की राजनीति करते हैं। हर कोई यही कहेगा कि सब हमारे लिए बराबर है, हम राजनीतिक समीकरण जातीय नहीं देखते। लेकिन ये एक तथ्य है कि जातीय समीकरण और धड़े देखे जाते हैं, और
उसकी राजनीति होती है। और जिस प्रकार भानु जी ने कहा, आपने भी कहा कि एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो कांग्रेस ने जो सोचा नहीं था वो कर जी दिया। अनुराग शर्मा, ब्राह्मण नेता, कांगड़ा में जो है उनको स्टेब्लिश कर दिया राज्यसभा के नाते। वो अब उन पर निर्भर है कि अगर वो तीखे निकल गए तो वो जी भारी पड़ेंगे बाकियों पर, और उनके लिए मौका है कि भाजपा के 6 सांसद और वो अकेले वो अगर कार्रवाई कर गए तो वो जातीय समीकरणों को भी भारा करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे में भाजपा की जो बात अभी कही आपने कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा में टॉप लीडरशिप में ब्राह्मण नेतृत्व है ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर। और जबकि कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो आपको ब्राह्मण नेतृत्व वहां दिखेगा। वहां उप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सीधे मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं सीधी तौर पर। उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, अब राज्यसभा से ब्राह्मण आ गए, उनके कैबिनेट बिल्कुल में ब्राह्मण है, बिल्कुल उनके जिला अध्यक्षों में ब्राह्मण है, बिल्कुल और स्टेट में ब्राह्मण है। तो उनके एक बड़ी ओबीसी, फिर ओबीसी और एससी लीडरशिप वहां है। बिल्कुल ऐसे में बीजेपी में आपको ओबीसी एससी लीडरशिप की भी कमी दिख रही है। बिल्कुल 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 जाहिर तौर पर। और आपको यहाँ पर क्योंकि इस बार अगर आप पहली 3-4 पोस्टों को देख लें भाजपा की, चाहे जी वो जो मेन की पोस्ट है वहां पर ब्राह्मण नहीं है। बिल्कुल और ऐसे में आने वाले दिनों में फिर वो आपको कहीं ना कहीं टीस नजर आ सकती है। और यूजीसी जो है उसने एक वातावरण तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल यूजीसी का विरोध करने वाले अधिकतर लोग जो हैं, आप देश में कहें या हिमाचल में, वो ज्यादातर भाजपा की विचारधारा से संबंधित हैं। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल वो डेंट रह सकता है। और क्योंकि ये यूजीसी जो है ये जातियों को संरक्षण नहीं करता बल्कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाला है। बढ़ावा देता है बिल्कुल जाहिर तौर पर। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे किसी में भी हो, जो काम पिछले 14 साल में अच्छे हुए, जी जो देश को अच्छा किया, जो योजनाएं अच्छी लाई, जो काम किया, आप देखेंगे एक यूजीसी ने पूरे देश का वातावरण अलग से कर दिया। बिल्कुल 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 और यानी जो काम पहलगाम में बिल्कुल 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 आतंकवादियों ने हिंदू पूछ करके मारने से कर दिया, बिल्कुल 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 वो बिल्कुल काम पाकिस्तान कर नहीं पाया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही भाजपा की जो बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत थी उसमें यूजीसी ने एक सुआ जो है वो मार दिया है। बिल्कुल और और आप देखेंगे कि अभी मैं एक कार्यक्रम देख रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हाजिर थे। वहां पर यूजीसी पर बोलने पर वो सब उठ के चले गए। हाँ नहीं नेताजी को भी कार्यक्रम छोड़ के जाना पड़ा राजीव भाई। नेताजी को भी छोड़कर जाना पड़ा। तो बिल्कुल इसका अर्थ ये हुआ, और आपने देखा होगा कि वहां नारे यूजीसी के विरोध में लगे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो आप मान सकते हैं कि यूजीसी एक पंगा हो गया है। और बिल्कुल इसको समय रहते जिस प्रकार आरक्षण का आंदोलन था उसी प्रकार ये जो यूजीसी है इसको जातीय तालमेल बिठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खत्म करने का प्रयास करना होगा, ताकि ये यूजीसी किसी भी के भी हित में नहीं है। बिल्कुल एक्चुअली में एक कानून है बिल्कुल 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 और कितना के भेदभाव होता है। बिल्कुल 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 और अगर होना ही होगा तो कानून से भी होगा और बिना कानून के भी हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि इसको जातियों में बांटने की आवश्यकता ही नहीं थी राजीव। आप और एक जाति सवर्ण समुदाय को छोड़ के आप सीधे कैसे कह सकते हैं कि बाकी कोई जाति जो है वो भेदभाव नहीं करती या दुर्व्यवहार नहीं करती। ये सवर्ण नहीं समुदाय के लोग ही हैं जो करते हैं हमेशा भेदभाव। ये तो मतलब नहीं आप इनके बौद्धिक स्तर का अंदाजा लगाइए जिन महानुभावों ने इसको ड्राफ्ट किया। नहीं, वही मैंने कहा कि ये कानून एक ऐसा आया जिस शिक्षा में पहले भी तो है, बिल्कुल संविधान में बात है भेदभाव ना हो, शिक्षा बिल्कुल के क्षेत्र में है। अच्छा, अगर आपसे मेरे से आपसे किसी से भी होता है तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं, वो समितियां हैं। बिल्कुल 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 तो ये जरूर डेंट का विषय रहेगा आने वाले समय में। ये हिमाचल के लिए भी भाजपा को निश्चित रूप से तैयार होना होगा कि ये एक विषय, क्योंकि हमने बड़ा क्लोजली देखा है कि जो भाजपा का व्यक्ति या भाजपा समर्थक है वो जब किसी चीज का विरोध करता है तो वो वापिस नहीं आता।
जाहिर तौर पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो फिर वोट में भी कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल 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 इसलिए आपने जो बात कही वो निश्चित रूप से जातीय समीकरणों में कांग्रेस के पक्ष में अधिक हैं, और बीजेपी को इन ब्राह्मण, ओबीसी और एससी, जी इन पर बहुत विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो एक समय होता था जब शांता कुमार और एक नड्डा जी, जी और फिर आपके पास ओ विद्यासागर चौधरी, चौधरी आपके पास विद्यासागर जी, धवाल, बिल्कुल हाँ बिल्कुल धवाला, बिल्कुल आपके पास ईश्वरदास दीवान, बिल्कुल आपके पास भक्तराम चौहान, जी सुरेश भारद्वाज जैसे बड़े बिल्कुल बड़े नेता बिल्कुल जो है हर जातियों के आपको दिखते थे। बिल्कुल 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 अब आपको, आप अगर गिनेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता आप ओबीसी लीडर गिन पाएंगे आप। नहीं है ही नहीं। पवन काजल को छोड़ के दूसरा ओबीसी कौन देखता है? सरवीण चौधरी का अगली बार टिकट का भरोसा ही नहीं है। नहीं, पर पवन काजल भी अपने आप को चंद्र कुमार के लेवल का हाँ, उस ओबीसी लेवल नेता पे नहीं बना पाए। स्थापित चेहरा तो कोई है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी में। वहां स्थापित चेहरा दवाला जी तो का चेहरा था, वो आपने खुद ही समाप्त कर दिया। उनको उनको प्रमोट नहीं कर पाए जब वो खुद गड़बड़ हो गया। तो मतलब कुल मिला के बहुत सी स्थितियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बिल्कुल भानु भाई, अब आपने सुन लिया जातीय तड़के पर, क्योंकि आप जितना मर्जी प्रत्येक पार्टी, कभी भी आप पार्टी से ऑफिशियल स्टेटमेंट पूछिएगा तो प्रत्येक पार्टी यही, नहीं जी हम तो जातिवाद में विश्वास ही नहीं रखते, लेकिन टिकट देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज वो जाति ही देखी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि ये जो एक यूजीसी वाला डेंट लगा है उसमें अगर इन्होंने उसको कवर करने के लिए ये अपनी तरफ से प्लान बनाया है कि ब्राह्मणों की जगह ब्राह्मणों को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण बचे ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, सही तरीके से मैं बताऊं तो। और इस चीज को जो है वो भारतीय जनता पार्टी बड़े क्लोजली देख रही है। भाई दूसरी तरफ जैसे राजीव भाई ने बोला, ना तो आपके पास कोई ओबीसी का स्थापित चेहरा है, ना आपके पास एससी कम्युनिटी के इतने कोई स्थापित चेहरे हैं। और शायद इसीलिए प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी को भी भेजा जा रहा होगा कि चलिए बड़े बड़े चेहरों को शुमार, इंदु गोस्वामी को भी भेजा जा रहा हो, कम से कम ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी अब अपनी गलतियों को पकड़ के बड़ा डिटेल्ड काम कर रही है और इन तमाम जातीय समीकरणों पे काम करने की बात कर रही है, ताकि ऐसा ना लगे कि एक ही जाति का प्रभुत्व हो गया है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? उसके बाद अंतिम सवाल पे आ जाऊंगा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया। देखिए, आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव के टाइम में मंडल कमीशन आया था, बिल्कुल 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 और अब आया है यूजीसी। जी गलतियां ऐसी होती है, जब गुब्बारा बहुत फूल जाता है ना तो उसके बाद एक पिन का काम कर जाता है, और ये एक पिन लगी है इस गुब्बारे के ऊपर। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल 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 जितना अच्छा काम किया था उस पर एक बड़ा गुब्बारा हो गया। जब बहुत बड़ा गुब्बारा हो गया तो एक यूजीसी की एक पिन लगी और जिससे ये गुब्बारा जो है फट गया। बिल्कुल अब जवाब दिए हुए किसी से नहीं बन रहा था। बिल्कुल स्वर्ण जाति के नेता बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मशाला में, बिल्कुल 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 भाजपा के भाजपा के अध्यक्ष थे, प्रदेश प्रदेश के। अध्यक्ष थे, बिल्कुल 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 उनके सामने जब पूछा गया यूजीसी को लेकर तो वो जवाब नहीं दे पाए, ना राजपूत नेता ना ब्राह्मण नेता, कोई भी जवाब नहीं दे पाए। तो उसके बाद उनको इंटरप्ट करना पड़ा डॉक्टर राजीव बिंदल को कि दिस इज माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल 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 अरे आप पत्रकार महोदय का जवाब तो दे दे, बिल्कुल आप आपकी यूजीसी के प्रेस खिलाफ कॉन्फ्रेंस हैं है तो या आप फेवर दे में? दीजिए यूजीसी के ऊपर। आप खिलाफ हैं या फेवर में? आप बस दो बातों में हाँ या ना तो कर दें। बिल्कुल 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 आपने जवाब क्या दिया कि नहीं ये मेरी कॉन्फ्रेंस है। अगर आपकी कॉन्फ्रेंस है तो आप ही तो जवाब दे दे, आप पार्टी के अध्यक्ष भी तो है। बिल्कुल 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 आपने अपने नेताओं को, जो कि राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, ओबीसी भी वहां बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बैकफुट पे तो गई है इस मामले को लेकर। और बिल्कुल विनोद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए जो लोग हैं वो दिमाग बना लेते हैं, जी वो जी दिमाग बन चुका है। बिल्कुल अब ये क्या होता है ये तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने रोल प्ले कर लिया, लेकिन दो लोगों के दिमाग में आना था वो आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल अब देखते हैं इस डेंट को कैसे ये पूरा करेंगे, कैसे। और जाति समीकरण तो हमेशा ही रहे। जी अब मैं अब बोल दूं कि आपने मुकेश जी मुझे राजपूत क्यों बोला, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी ये कानून क्यों नहीं है? बिल्कुल 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 जाहिर तौर पर। मैं अरे कहूं कि ब्राह्मणों को आपको मैंने सुदामा शर्मा बोल कहा बोल तो के आपके चिढ़ाया ऊपर, जाता है, कई कुछ बोला जाता है। अरे भैया तो अपमान, मान अपमान तो वहां भी होता है ना। तो अगर आप मेरी जाति लेकर मेरे को बुला सकते हैं, अगर मैं आपकी जाति बुला देता हूं तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मुझे अंदर कर दिया जाएगा। जी 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 ये कौन सा वो है? बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए कोई परसेंटेज नहीं है, आपके लिए कोई फीस का स्ट्रक्चर नहीं है।
कम से नहीं, कम कुल इन मिला के नेताओं ये को। जो विद्रोह जो है, ये जो असंतोष की भावना सवर्ण समुदाय में थी, यूजीसी ने उसको जो है वो पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया भानु भाई। बिल्कुल आग लगाई है उसमें, जो जो तेल था उसमें एक माचिस लगा दी है। बिल्कुल स्वर्ण बिल्कुल आयोग की मांग कोई गलत नहीं थी, बिल्कुल 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 ये बिल्कुल आर्थिक उस पर होना चाहिए। राजपूत का घर का, ब्राह्मण के घर का आदमी भी गरीब हो सकता है, आर्थिकी के आधार पर होना चाहिए, बिल्कुल 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 ये जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 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 आप राजनीति करते रहिए अपनी किसी भी लेवल पर, कि आपको ब्राह्मण से करनी है, आपको किस जाति से करनी है, आपको ओबीसी से करनी है, किससे करनी है। लेकिन आप अगर बात करते हैं, तो अगर बाकी के बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन भाजपा के राजपूत लिए का ये बहुत बड़ी। राजपूत जी जी भानु भाई आप बोलिए। राजपूत के घर में भी गरीबी होती है, बिल्कुल बिल्कुल ब्राह्मण के घर में भी गरीबी होती है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए इसका इस्तेमाल मत करें। देश को आजाद हुए कई वर्ष हो गए हैं, आपका ढिंडोरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो क्या यूजीसी का ये जो फॉर्मूला भानु भाई बनाया है, ये आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्या इस मरहम लगा पाएगा क्या ये जातीय फॉर्मूला? नहीं, कोई मर्रम नहीं लगा पाएगा। देखिए, इसका डेट तो जो पढ़ना था, बिल्कुल मनोहर जी ने कहा, वो डेट पढ़ चुका है, लोगों के दिमाग में बैठ गया है। और उसका अगर कहीं ठीक ढंग से प्रचार कर दिया गया ना, जी तो बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ेगा। जी जी जैन जी सड़कों पे आने इनका लगे थे, नुकसान तो सरकार सीधे सीधे कांग्रेस का फायदा है ना भानु भाई। बिल्कुल। देखिए, जैन जी सड़कों पे आने लगे थे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो है एकदम उसके ऊपर रोक लगा दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोल ना प्ले किया होता, तो शायद बहुत बड़ा इस टाइम को मंडल कमीशन जैसा एक आंदोलन हो रहा होता हिंदुस्तान में। बिल्कुल 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 जाहिर तौर पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद परिस्थिति नहीं है। हाँ चलिए, थिंक टैंक है, अपने हिसाब से उसका कोई ना कोई फॉर्मूला देखिए, वहां पर बहुत बड़े अच्छे अच्छे विचार करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी समझ रखने वाली बात करने वाले बात है। वो इस विषय में ज्यादा बेटर सोचेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि नुकसान कहीं ना कहीं तो हुआ है, इसीलिए जो है बयान देने से टल भी रहे। बिल्कुल 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 जाहिर तौर पर। अब अंतिम प्रश्न पे भानु भाई आपके पास ही पहले आ रहा हूं जी। सीधे तौर पर सवाल जुड़ा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ऊपर। जी। तो मैंने कहा कि जयराम ठाकुर ही आपके नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो मंडी में खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा सर्वमान्य नेता जयराम ठाकुर के अलावा आपके पास दूसरा कोई है नहीं। तो अब आप अगर फिर से जयराम ठाकुर के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, तो पिछली बार खमियाजा भुगत चुके हैं। चुनाव का नतीजा इस बार भी कोई अलग नहीं होने वाला है। और सुक्खू जिस तरीके से पूरी प्लानिंग बना के बैठे हुए हैं कि जयराम ठाकुर के पूरे भ्रष्टाचार वो एक एक करके निकालेंगे, उन्होंने बिल्कुल, सुक्खू ने साफ कर दिया है। और ये खबर ऊपर तक है कि सुक्खू एक एक फाइल निकालने जा रहे हैं अब तरीके से। तो जयराम ठाकुर की गिरती हुई प्रतिष्ठा पे आप दाव खेल पे क्या उनको मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? और तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुकेश जी, राजनीति में किसी भी संभावना से कभी कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय मान के चलिए, अभी पार्टी जिस तरीके से कार्यक्रम बना रही है, उसमें किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं प्रचारित किया जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला वही रहेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में मोदी जी के चुनाव नाम पे चुनाव हुआ, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में मोदी जी के नाम पे ही चुनाव होगा, वोट मोदी जी के नाम पे ही मांगा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, तो फिर वो मुस्कुराए, बोला इतिहास भूल गए क्या? तो मैंने बोला कि चिट खुलेगा क्या? बोला हो सकता है यहां भी चिट खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने, कोई संभावना ऐसी भी बन सकती है कि जयराम ठाकुर ही चिट खोल दे? बोला भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभावना बन सकती है। मैंने बोला फिर बनेगा कौन? बोला बनने को क्या है, यहां तो पहली बार जीते हुए भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो अभी आप ये मान के मत चलिए, हो सकता है कोई एमएलए पहली बार चुनाव लड़े या पहली बार जीत के आए और बन जाए। मैंने बोला तो नेता ही होगा या नेत्री भी होगी? बोला ये हाँ राजीव भाई, इसी सवाल को जोड़ देता हूं साथ में। बोला इस बार नेत्रियों की संख्या आपको कम से कम 12 से 15 टिकट दिखेगी भारतीय जनता पार्टी में। तो अब इस चीज को मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं है भानु भाई
कि इंदु गोस्वामी का भी लॉटरी लग सकती है, नंबर लग सकता है, बट उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले चुनाव जीतना होगा, क्योंकि जैसे ही पिछली बार भी लगा था उनकी सेटिंग भारतीय जनता पार्टी के सूरवीरों ने लगा दी थी, किसी भी तरीके से चुनाव न जीत पाए। तो भानु भाई, ये तमाम प्रतिक्रिया जो है, अंतिम सवाल मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या जयराम ठाकुर इस रेस में, या जयराम ठाकुर के चेहरे पे, नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जा सकता है? आप इस प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं? फिर राजीव भाई के पास जाकर के फिर विराम देंगे। देखिए, वो अभी तो स्वप्न देख ही रहे हैं, और आजकल जो उनके बयान ताबड़तोड़ बयान आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं आज भी मुख्यमंत्री की गद्दी पे हूं। लेकिन देखिए, वो एक ही दिन की घबराहट से, एक नारे लगने से ही घबरा गए थे। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के नारे लगवाने भी बंद कर दिए, और उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट भी हो गया। जी जी। क्योंकि जो दिल्ली में बैठे हेडमास्टर है, उन्होंने सबकी ड्यूटी लगा दी है। चलो भाई, अभी थोड़े दिनों बाद जो राष्ट्रीय नेता बने बैठे हैं वहां पर, और जो दिल्ली में बैठे बड़े नेता है, वो अब उनको भी हिमाचल के लिए वापस भेज दिया जाएगा कि चलो भैया काम करो फील्ड में जाके, जी जी, आपको जी, सब दिखेंगे। ये कोई तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जी। और जो मुख्यमंत्री अपने आप को ज्यादा करेगा, तो उसकी फील्डिंग कहीं ऐसा ना हो कि जैसे धूमल जी की फील्डिंग सजा दी गई थी, उनकी भी फील्डिंग सजा दी जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाजपा में कुछ भी संभव है, तो इसीलिए ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। और आप देखिए, ये भी मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ बड़े जो वरिष्ठ नेता जो दिल्ली से आ रहे थे, वो धूमल जी के घर पहुंचे हैं, उनसे मिले हैं। हर कोई धूमल जी के यहाँ आशीर्वाद ले रहा है जाकर। और देखिए, कहीं ना कहीं शांता कुमार जी ने भी कहा है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि यहाँ से मेरे जो है कि जीत हो। तो इन नेताओं की भी देखिए, वो बिल्कुल सही बात है। मनोज जी ने जैसा कहा कि देखिए, पुराने लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, इनका भी एक अलग वो होना चाहिए, और इनका एक कद है, और ये जड़ें हैं, और ये रूट्स हैं। ये बहुत सारी सीटें दिला सकते हैं, कुछ जगहों पे तो ये भी दौरे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं है कि कोई मुख्य चेहरा बनाकर, ठीक है, जयराम जी को कुछ इलाकों में पहचानने लग गए हैं, पर लेकिन वो पूरे हिमाचल के नेता नहीं बन पाए थे। मनोज जी, मैं आपको वैसे भी बता दूं, जी जी, क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे को जो सराउंडेड मेरा इलाका है, मुझे उधर के आपके इलाके का तो नहीं पता है, पर वो हिमाचल प्रदेश के पूरे नेता नहीं बन पाए थे। वो सिर्फ मंडी और सराज में, धर्मपुर और सराज में ज्यादा फंसे हुए थे। उनको मंडी दिखता था, वो मंडी तक की लिमिटेड थे। इसके ऊपर कहते कांग्रेस तो ने पूरी पॉलिसी बना रखी है भानु भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अब तो राजीव भाई, जैसे ही हमने, क्योंकि देखिए, हमने वो जयराम ठाकुर जी जल जीवन मिशन का वो एपिसोड किया था, उस एपिसोड को अमित शाह जी से लेकर राहुल गांधी तक इन लोगों ने पहुंचाया। हमारे पास दोनों ही पार्टियों की तरफ से फोन आए। उसके बाद उनको लगा, कांग्रेस वालों को लगा होगा कि शायद मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा हूं और कांग्रेस वालों का साथ दूं, तो उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी खबरें दी अंदर की कि सुक्खू पूरी प्लानिंग बना चुके हैं, और सुक्खू एक एक करके, और तो छोड़िए, उन्होंने नौकरियां तक गिनाने का प्लान बना लिया है कि सराज के कितने लगाए, धर्मपुर के कितने लगाए, और कहां पे कितना काम हुआ, हमीरपुर में जयराम ठाकुर की सरकार में कितना काम हुआ, और सराज में कितना हुआ, धर्मपुर में कितना हुआ। यानी कि पूरी की पूरी कांग्रेस ने पूरी फील्डिंग लगा रखी है जयराम ठाकुर के लिए, और बोला जयराम ठाकुर के लिए मंडी के बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे एग्जांपल आज हमारे सूत्रों ने वो भी दिया कि बोला, वो जयराम ठाकुर जो सवाल से भागे थे कि 18 रेस्ट हाउस आपने सराज और धर्मपुर में ही बना दिए, क्या कहीं और नहीं था जल जीवन मिशन? देहरा में वो सवाल पूछा गया था, आपको पता है। जयराम ठाकुर से सब उत्तर देते नहीं बना था, उन्होंने बोला लगता है जानकारी नहीं है, और भाग गए। तो यही हालात जयराम ठाकुर के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में बोला पैदा कर दिए जाएंगे। भानु भाई, आप जारी रखिएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए, भाजपा कहीं ना कहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त की बात करता है, जीरो टॉलरेंस की बात करता है, तो इस सारी बातों को नजर में रखा जाएगा। तो ये बिल्कुल तय नहीं किया जा सकता कि, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करेंगे। और देखिए, उस टाइम भी देखिए, बहुत ही मजबूरी में जब लगा था कि, तो बड़ी उससे जो है धूमल जी का नाम भी जो है नाहन में जाके डिक्लेयर किया था अमित शाह जी ने, क्योंकि एक बहुत प्रेशर हो गया था। तो लोगों में दिख रहा था कि भी ये उनके बगैर मुमकिन नहीं हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको उन्हीं के इलाके में हरवा दिया गया। तो वो जग जाहिर है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए इस बारी जो है ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाजपा इस बारी चेहरा नहीं होगा, मोदी के चेहरे पर ही है जो है वो चुनाव लड़े जाएंगे। कोई नाम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, पर ये एक जरूर है कि 2027 में तैयार रहिए, ऐसा जो है कहकर नेताजी दिल्ली चले गए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वो तैयारी कर रहे हो, पर उनके बगल में एक शर्मा जी गए हैं हमारे, एक ही नाम से अनुराग शर्मा जी है, दूसरी तरफ से अनुराग ठाकुर जी है। वो कांगड़ा में फील्डिंग लगाएंगे, वो दूसरी जगह को फील्डिंग लगाएंगे। अब देखना ये है कि अब इस बारी 2027 के जो चुनाव है बहुत वो इंटरेस्टिंग होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब राजीव भाई आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि नया सवाल नहीं जोड़ रहा, हालांकि और भी बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन एक कार्यक्रम में कंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको फिर बुलाएंगे किसी दिन, उस दिन बाकी चर्चा करेंगे। तो अब मुख्यमंत्री के रूप में आप कौन सा चेहरा देखते हैं, किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है, आपको क्या लगता है, और आपको इस हमारी जानकारी में कुछ दम नजर आ रहा है क्या? देखिए मुकेश जी, जहां तक आप जानकारी की बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी पुख्ता रही होगी, लेकिन आप ये माने कि भारतीय जनता पार्टी की जो फुल प्रूफ तैयारी होती है वो एंड समय तक पता नहीं लगती है। इसलिए भाजपा अपने अलग एजेंडे और अलग फार्मूले से अलग अलग स्थानों पर काम करती है। बिल्कुल 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 और यही आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश में नजर आया। बिल्कुल 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 और ऐसे में क्योंकि जो केंद्र है जी, वो बहुत मजबूत है, इसलिए प्रदेश के नेता फिर बोल भी नहीं पाते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जाहिर तौर पर। इसलिए जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो भाजपा पूरी रणनीति बनाएगी। पूरा भाजपा का एजेंडा ये नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बिल्कुल भाजपा का एजेंडा ये होगा कि सरकार लानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और इसलिए भी लानी है कि मोदी जी का जो है वो हिमाचल को अपने करीब मानते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत दौरे उन्होंने किए जब भाजपा की सरकार थी, अब जी, उनके दौरों में बहुत कमी आई है। बिल्कुल और और ऐसी वो टीस है ये कि वो वापस रिपीट नहीं हुए। जी, इसलिए मोदी जी अब कम बात हिमाचल को लेकर के करते हैं। बिल्कुल लेकिन अभी 2 साल का वक्त पड़ा है, जी, कम से कम भी 19 महीने हैं। बिल्कुल इसलिए आने वाले वक्त की जो बात है वो भविष्य में पता लगेगी। बिल्कुल लेकिन आप मोटा मोटा अंकलन मान सकते हैं कि भाजपा नई नीति, नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। और बिल्कुल निश्चित रूप से जब हम चर्चा कर रहे हैं कि बिल्कुल सुक्खू मुख्यमंत्री जो हैं और कांग्रेस जो है वो जब अनुराग शर्मा के नामांकन के बाद एकजुट है और वो एक नया संदेश दिया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के भीतर भी संगठन सर्जनात्मक हो रहा है, बिल्कुल संगठन बन रहा है। तो वहां भी नौजवान आ रहे हैं, वहां भी टिकटों को लेकर के अलग से होगी। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुख्यमंत्री से भी बड़ा सवाल जो है जी, इस समय ये है कि भाजपा का जो पहला सर्वे है वो भाजपा के पक्ष का, भाजपा की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। आने बिल्कुल वाले समय में और सर्वे होंगे। बिल्कुल भाजपा के संगठन में बहुत प्रकार के जो है कमजोरियां हैं जिनको लेकर के देखना होगा। और बहुत से जितना हम कहते हैं कई बार कि पिछली बार कांग्रेस में विद्रोह हुआ और बिल्कुल भाजपा जो है हर्ष महाजन को हर्ष दे गई, तो ऐसे ही टिकटों का मामला जब आएगा तो भाजपा में भी बहुत बड़े स्तर का एक उबाल है जो बिल्कुल जो सामने आ सकता है। पहले आया, आगे भी आ सकता है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल कौन होगा मुख्यमंत्री, ये आपको धीरे धीरे जो है वो परतें खुलेंगी। और भाजपा समय में ये चाहे पर्ची से क्लियर करे चाहे कैसे भी हो, तो बाद में बिल्कुल। पता लगता है। चलिए चलिए, आज की क्योंकि बहुत बहुत अभी मैं बोल रहा हूं बहुत सारी चीजें थी, लेकिन राजीव भाई आपको भी पता है एक एपिसोड में तमाम जानकारी को समेट पाना जो है वो असंभव होता है। लेकिन हाँ, फिर किसी दिन इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर तय है, इतनी बात मुझे लग रहा है हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, राजीव भाई भी क्लियर कर रहे हैं और भानु भाई भी क्लियर कर रहे हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और राजीव भाई हमारे सूत्र तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपको असर दिखना उसका धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और यह समझिए कि 2026 जाते जाते आपको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर के एक चेहरा आना आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का अगली जनरेशन का तय हो जाएगा। और उसमें आपको ऐसे ऐसे उम्मीदवार भी, ऐसे ऐसे चेहरे सड़क पे दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ते हुए, जो बिल्कुल युवा होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का मादा रखते हैं।
तो इस पर शायद हम सबकी सहमति है। बाकी होगा क्या, देखिए भविष्यवक्ता हम नहीं है, हम सिर्फ संभावनाओं और समीकरणों की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, खासकर ये अनुराग शर्मा वाला एपिसोड जब हुआ तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो सर्वे हमने आपको बताया, अंदर के लोग जितने हैं, प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस सर्वे का पता है कि भारतीय जनता पार्टी की इच्छाओं के अनुरूप ये सर्वे बिल्कुल भी नहीं था। तो इसी नोट पे अपने कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले फिर आपसे विनम्र निवेदन कि अभी तक आपने भानु वर्मा जी को और राजीव भनोट को फॉलो नहीं किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो अगर सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं, जो आदमी, देखिए सीधे मैं बार बार बोलता हूं, कोई राग लपेट वाली बात नहीं है, भानु भाई को भी सुन लिया, राजीव भाई को भी सुन लिया, जो हमें सही लगता है, सही दिखता है, हम कह देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रहना चाहिए, तो राजीव भनोट और भानु वर्मा जैसे लोगों को तुरंत फॉलो कीजिए। और इनकी खबरों को लिखने का अंदाज और चुटकी लेते हुए इशारों में क्या कह जाते हैं, आप यकीन मानिए आपको आनंद आएगा। और आपको खबरों के अंदर की खबर भी ये बताते रहते हैं। आप दिन भर की घटनाएं, मैं खुद इनके पेजेस को फॉलो करता हूं। कई बार मुझे जो खबरें दिल्ली में बैठ के नहीं पता लगती, मैं राजीव भाई और भानु भाई को फोन करके पूछता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश में क्या कैसे चल रहा है। तो यकीन मानिए सच्चे पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। इन दोनों महानुभावों को भी फॉलो करिए। वही आवाज भारतवर्ष परिवार ने इस छोटे से समय में हिमाचल की राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से जगह बनाई है, ये सब भानु भाई और राजीव भाई मित्रों के सहयोग और आशीर्वाद के कारण है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमें वहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी लाइव जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। वहीं अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आज्ञा ले रहे हैं, आवाज भारतवर्ष की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। वहीं अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।